अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मेरे साथ सुमैया मौजूद हैं और क्रिकेट पे ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि अब एक मेरी राय होती है आप तक पहुंचती है और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शायद मेरी राय जो है आपसे मुख्तलिफ है। तो इसलिए अब दो व्यूज़ आएंगे। वैसे तो मैं अमूमन जो एक रिपोर्ट है वो किया ही करूँगा, लेकिन एक डिस्कशन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग और उसमें ना सिर्फ सुमैया अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार करेगी, बल्कि आप जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर उनके जो सवालात हैं इस तरह के होते हैं जो कि हमें लगता है कि उसके ऊपर डिस्कस करनी चाहिए, उसके बारे में हकीकत बतानी चाहिए या कम से कम अपनी राय का इजहार करना चाहिए, तो वो शामिल करेंगे। और उम्मीद है कि आप अपने जो राय है उसका ज़रूर इजहार करेंगे कमेंट सेक्शन में। और आज की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मिकी आर्थर ने बाबर आजम के लिए बड़ा इनाम उसका ऐलान किया है और सऊद शकील सबसे बड़ा पुरस्कार खिलाड़ी साबित हुआ है, उनके नाम भी ट्रॉफी कर दी गई है। बिल्कुल, सऊद शकील का जो है उनके बारे में आपने सुना कि उनके नाम जो है ट्रॉफ़ी कर दी गई है और आगे बढ़ते हैं इसके लिए जो है और टॉपिक ये है कि पाकिस्तान टीम फिर से नंबर 1 कैसे बनेगी और क्या उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और उसमें ये है कि पहले मैच से कबल भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और वो क्या है और क्या हुआ है, क्या उसके साथ होना है, वो आगे चल के इस पे बात करते हैं। सऊद शकील के बारे में जो है फिर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि सऊद शकील को जो एक ट्रॉफ़ी उसके नाम कर दी गई है, वो उस हवाले से आप बात करें, क्या उनके नाम किया गया है? देखें, सऊद शकील के ऊपर तो बात कर ही लेते हैं। उससे पहले बाबर आजम है और ये आईसीसी ने असल में अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए प्लेयर ऑफ द वीक, इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ द वीक, तो इस तरह की चीज़ें पीसीबी ने शुरू की हैं। और उसका जो पहला पहला इनाम है, एक तो बाबर आजम को मिला है और दूसरा सऊद शकील को मिला है। सऊद शकील को जो इनाम दिया गया है वो इम्पैक्टफुल फुल प्लेयर, यानी कि सबसे जो बेस्ट पुरस्कार खिलाड़ी है जिसकी कारकर्दगी ने बहुत ज़्यादा असर डाला मैच के ऊपर। तो इनकी अगर कारकर्दगी की बात करें तो वैसे सऊद शकील की जो अभी की जो झलक आप देख रहे हैं, ये सऊद शकील बेसिकली ऐसे प्लेयर हैं नहीं, उनको आप टेस्ट प्लेयर के तौर पर जानते हैं। वो टेस्ट प्ले खेलते रहे हैं। इवन कि उनका जो लिस्ट है जिसे अब 50 ओवर की क्रिकेट कहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस हों, तो उसमें भी वो 2,500 के करीब रन कर चुके हैं। उनकी एवरेज तो अच्छी है, लगभग 45 रन है, लेकिन स्ट्राइक रेट 85 रन फी 100 बॉल से नीचे है, जो कि बाबर आजम, इमाम उल हक, फ़खर जमान, इस तरह के कई प्लेयर से नीचे है। लेकिन शायद सऊद शकील ने भी सोशल मीडिया की जो नब्ज़ है उसको भांप लिया है कि यहाँ पर किस तरह के लोगों को लाइक किया जाता है। अगर आप हार्ड हिटिंग करेंगे तो आपको पसंद किया जाएगा, चाहे आप कितना ही बुरा खेल लें लेकिन दो चार छक्के लगा के आएँ। इसकी मिसाल माजी में देता हूँ कि इंज़माम उल हक और मोहम्मद यूसुफ, उनकी जो क्लास थी और इमरान नज़ीर की जो क्लास थी, बहुत बड़ा फ़र्क था। लेकिन फ़ैन फॉलोइंग के एतबार से इमरान नज़ीर आगे थे क्योंकि वो हार्ड हिटिंग करते थे, तेज़ शॉट खेल लेते थे। फिर शाहिद अफरीदी है। तो लगता है ऐसा है कि सऊद शकील ने सही रास्ता चुना है। सोशल मीडिया पर अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने का यही तरीका बेस्ट है। आपने देखा होगा शर्जील खान की कारकर्दगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग सवाल करते हैं कि शर्जील खान को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। सैम अयूब एक आध ऐसी इनिंग्स खेलते हैं जैसा कि अभी कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेली, तो उसके बाद उनका नाम आ जाता है कि सैम अयूब को क्यों नहीं लाया जा रहा। और फ़खर जमान की जो किसी हद तक फ़ैन फॉलोइंग थी इसलिए थी कि वो हार्ड हिटिंग करते थे। तो अब इमाम उल हक की कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा तसलसल है, बाबर आजम की कारकर्दगी में तसलसल है, लेकिन या रिजवान की कारकर्दगी में तसलसल है, लेकिन इसके बावजूद इनकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि एक हार्ड हिटर की हो सकती है। इसलिए सऊद शकील ने शायद यही रास्ता इख्तियार किया है। और ये जो दो मैचेस खेले हैं जिसकी वजह से उन्हें इम्पैक्ट फुल प्लेयर करार दिया गया। एक तो उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में मौका मिला, बहुत शानदार बैटिंग की थी। और इसके अलावा उसमें 75 रन बनाए, सिर्फ 53 बॉल्स खेली थी, 5 चौके और 4 छक्के लगाए थे, 141.5 स्ट्राइक रेट रहा था। और गुज़श्ता मैच में जब नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी थी, बाबर आजम जैसा बल्लेबाज फंस के खेल रहा था और 18 गेंदों पर सिर्फ 5 रन कर सका। फ़खर जमान और इमाम उल हक भी आर्यन दत्त के आगे हथियार डाल चुके थे। तो इस मौके पर सऊद शकील ने आकर जिस तरह दलेरी के साथ हार्ड हिटिंग की और उसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है एक दबाव से निकलने में कामयाब हो गई। रिजवान के साथ सेंचुरी शराकत कैम की जिसने मैच का पांसा किसी हद तक पलट दिया था। और एक अहम बात यह थी कि ये सऊद शकील के करियर का
पहला वर्ल्ड कप मैच था और उसमें वो 32 गेंदों पर 50 बनाने में कामयाब रहे और इंजमामुल हक के बाद वो दूसरे तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों में वर्ल्ड कप मैचेस में। इससे पहले 92 वर्ल्ड कप जो कि पहला वर्ल्ड कप था इंजमामुल हक का, उसमें वो 30 गेंदों पर 50 मुकम्मल करने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द वीक दिया गया है, जिन्होंने जो वार्म अप मैच थे दोनों, उसमें शानदार बैटिंग की थी। 90 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 59 गेंदों पर 11 चौके और 2 छक्के लगाए थे। बहुत शानदार बैटिंग की थी, 152 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट था। और इसके अलावा जो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उससे पहले 84 गेंदों पर 80 रन बनाने में कामयाब रहे थे। 8 चौके 2 छक्के लगाए, 95 का स्ट्राइक रेट रहा। अब जो भारत से खबरें आ रही हैं उसके बारे में क्या कहती हैं सुमैया आप? तो न्यूजीलैंड, इनके हर टीम के साथ ये हो रहा है, उनका कोई ना कोई टॉप खिलाड़ी, पाकिस्तान का नसीम शाह अनफिट हो गया, उनके वनीद वसारंगा। आगे बढ़ते हैं और भारत के बारे में जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अभी तक भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच खेल नहीं सकी है। अभी पहला मैच उसने खेलना है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन भारतीय टीम को बहुत बड़ा धचका लगा है। और वो किस सूरत में लगा है, किस खिलाड़ी की सूरत में? क्योंकि वर्ल्ड कप इवेंट से पहले हर टीम के लिए कोई ना कोई एक बहुत बड़ा धचका टीम को लगा। पाकिस्तान टीम को जैसा कि नसीम शाह का एक बहुत बड़ा इंजरी जो है बर्दाश्त करनी पड़ी और उसके बगैर जो है वर्ल्ड कप नहीं, श्रीलंका खेलना के पड़ा। खिलाड़ी भी कई अनफिट हो गए हैं बिल्कुल, और हर श्रीलंका टीम के के हो रहे खिलाड़ी हैं। भी। और अब ये है कि इंडियन टीम को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है और उस बारे में आप क्या कहते हैं? इंडियन टीम का एक मैन बैटर जो कि परफॉर्मेंस भी दे रहा था और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा था, वो जो है अब इंजर हो गए हैं। और उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि इससे इंडियन टीम्स को क्या फ़र्क पड़ेगा और कितनी परफॉर्मेंस पे उनकी फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। शुभमन गिल अगर आखिरी 1 साल के अंदर कारकर्दगी देख लें, तो उसने 1415 रन्स बनाए हैं इंडिया के लिए और इस अरसे में इंडिया का कोई दूसरा बैटर जो है 750 रन्स तक नहीं बना सका। विराट कोहली 739 रन्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग दुगने से भी ज़्यादा रन्स बना चुके हैं विराट कोहली के मुकाबले में या किसी दूसरे बल्लेबाज, इंडियन बल्लेबाज के मुकाबले में। तो किरदार तो मेन अदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डेंगू हुआ है और इनका जो टेस्ट आया पॉजिटिव आ गया है। अब लगता है ऐसा है कि कम से कम वो अगला मैच जो है वो नहीं खेल सकेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि कल है। और इससे पहले अगर उनकी कारकर्दगी देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें बहुत ही आउट क्लास कारकर्दगी दिखाई थी। पहले मैच में 74 रन बनाए थे, अगले मैच में 104 रन बनाए, फिर तीसरे मैच में उन्हें आराम दिया गया था। और जो आखिरी 4 वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं उसमें वो 2 सेंचुरियां और एक 50 बना चुके हैं, क्योंकि इससे पहले वो बांग्लादेश के खिलाफ भी एशिया कप के मैच में 121 रन बनाने में कामयाब रहे थे। तो अगर शुभमन गिल नहीं खेलते तो यकीनन ये बहुत बड़ा धचका होगा भारतीय टीम को, खास तौर पर जब वो अपने वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करने जा रही है, उनका पहला मैच है। लेकिन इसके बावजूद उनके पास कई मुतबादिल खिलाड़ी हैं और एक तगड़ी टीम है। वैसे तो ये अब एक ट्रेंड चल चुका है कि एक टाइम पे 2-2 मैच टीमें खेल रही हैं। भारतीय टीम की एक मेन टीम जो है, अफगानिस्तान की टीम भी आज 2 टीमें एशियन गेम्स खेल रही है, वर्ल्ड कप खेल रही है, बांग्लादेश की टीम है। तो ओवरऑल आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि हर टीम के पास मुतबादिल होते हैं। बदकिस्मती से हमारे पास नहीं होते, हम तैयार ही नहीं करते हैं। आखिर में जब हमारे कोई खिलाड़ी जो कि लगातार 3-4 साल से खेल रहे होते हैं और जब वो अनफिट होते हैं तो फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या होगा? क्योंकि अभी इमाम उल हक और फ़खर जमान जैसे ये आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, तो हमारे पास मुतबादिल कोई नहीं है। और हमने जिनको मौका दिया था, शान मसूद को या अब्दुल्ला शफीक को, वो भी उनसे ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म निकले, उनसे ज़्यादा कारकर्दगी खराब थी। तो लेकिन हमने बैकअप प्लेयर तैयार नहीं किए हैं, तो यकीनन इसका जो है पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन ओवरऑल शुभमन गिल की अगर बात कर लेते हैं तो ये भारत के लिए धचका ज़रूर है। लेकिन अब देखते हैं कि वो कब दोबारा कमबैक करते हैं। जो उनका दूसरा मैच होगा उसके लिए शायद वो अवेलेबल हो जाएं। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान टीम जो है नीदरलैंड से मुश्किल से सही लेकिन जीत चुकी है। लेकिन फिर से क्या नंबर 1 बनने जा रही है पाकिस्तान टीम? मुश्किल से तो नहीं थी, 81 रन से जीता है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की नीदरलैंड के खिलाफ दूसरी बड़ी फतह है। 96 रन से 2003 के वर्ल्ड कप में हराया था। तो ये मुश्किल तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़े से ये स्टार्ट था। में जो है हमारी बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर हमारा नाकाम हुआ, फिर उसके हम्म, बाद जो है स्लो स्लो करके जो है रन्स बना लिए, उसमें नवाज और चल गया, फिर बाय उसके द वे मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीदरलैंड की टीम इतनी हल्की टीम है, उनके खिलाफ ये हाल है। तो ये हमें भी ऐसा लग रहा था, लेकिन नीदरलैंड की वो टीम है जिसने आपको सेमीफाइनल खिलवाया था T20 वर्ल्ड कप 2022 का।
क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका को ना हराती तो आप सेमीफाइनल में नहीं जा सकते थे। इसी नीदरलैंड ने कई टीमों को हराया हुआ है और जो सूरत हाल पाकिस्तान की बनी, 38 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी, ये पहला मौका नहीं है। इससे भी कम स्कोर पर वो पहली 3 विकेटें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, श्रीलंका के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, सभी टीमों के खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी दिखा चुके हैं। तो उनकी जो बॉलर्स हैं, जो टॉप बॉलर्स हैं, अच्छे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर नीदरलैंड की टीम दुनिया की टॉप 10 टीमों में आई है, वर्ल्ड कप खेल रही है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो कि 2 बार की चैंपियन है, वो नहीं खेल पाई, जिम्बाब्वे, आयरलैंड नहीं खेल पाई है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ जान तो है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैच पाकिस्तान ने जीता है और गो के पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है 1 प्लस हो गया है। अच्छी बात है कि 81 रन से पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की। इस मैच से पाकिस्तान को रेटिंग में तो कोई पॉइंट नहीं मिला, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद ज़रूर है कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 बन सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम ये मैच हार जाती तो पाकिस्तान की तनज़ली हो जानी थी, दूसरे से तीसरे नंबर पर चले जाना था। लेकिन अब अगर कल के मैच में ऑस्ट्रेलियावी टीम जो कि आखिरी मैच में भारत को हरा चुकी है, अगर वो एक बार फिर ऐसी कारकर्दगी दिखाकर अगला मैच भी जीत जाती है और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान टीम नंबर 1 हो जाएगी। पाकिस्तान के पॉइंट 116 हो जाएंगे और भारतीय टीम 114 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर चली जाएगी। तो ये रैंकिंग के हवाले से अपडेट है। अब देखना ये है कि कल के मैच का क्या नतीजा निकलता है और उसके बाद फिर हमें दुआएं करना होंगी अपनी टीम के लिए, जो कि श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के आखिरी मैच में शिकस्त से 2-4 हुई थी और ये 2017 के बाद पाकिस्तान को पहली शिकस्त हुई थी वनडे फॉर्मेट में श्रीलंका के हाथों। और दूसरी अहम बात यह है कि आज तक जितने मैचेस खेले गए हैं, पाकिस्तान टीम कभी भी श्रीलंका के हाथों हारी नहीं है। वर्ल्ड कप के मैचेस में 7 के 7 मैचेस जीते हैं। लेकिन अब पहले की जो बनिस्बत श्रीलंकन टीम पहले जैसी नहीं रही, अब मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और मुझे लगता है कि टफ टाइम देगी पाकिस्तान को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह एक ये है ना कि श्रीलंका ने जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी एशिया कप में, उसकी वजह ये थी कि वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे थे और वहाँ पर होम एडवांटेज हासिल था, अपनी पिचेस के बारे में पूरी तरह जानते थे। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि स्पिन इतनी ज़्यादा टर्न नहीं, यहाँ पर मदद ज़रूर मिल रही है, लेकिन श्रीलंकन कंडीशन जैसी नहीं है, तो यहाँ पर जद्दोजहद करना पड़ेगी। ख़ास तौर पर उनके मैच थिक शाना, जो कि एशिया कप में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे थे, वो नहीं खेल रहे, अनफिट हैं, अभी तक दस्तियाब नहीं हो सके। वनीद व सारंगा नहीं खेल रहे। लेकिन ठीक है, इसके बावजूद श्रीलंका की जो बॉलिंग है, ख़ास तौर पर स्पिन अच्छी है, लेकिन उनकी बैटिंग जो सलाहियत है, मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ये कहें कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, ये है कि अगर पाकिस्तान टीम टॉस हार जाती है, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना पड़ती है, तो फिर ये मैच जो है 50-50 हो जाएगा, वरना फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो जीतने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा होंगे।